नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विथ एग्जाम और मैं हूं आपकी एजुकेटर। यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी ट्रिक्स के साथ समझते हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों यानी सॉइल्स ऑफ यूपी को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझेंगे। ये टॉपिक यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस और रेलवे जैसे एग्जाम्स में मतलब बार बार पूछा जाता है। हाँ, और अगर इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया जाए तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। जी, प्रोफेसर वाडिया के अनुसार अगर हम देखें तो यूपी की मिट्टी को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैप में भी दिख रहा है। हाँ, ये 3 अलग अलग रंग के हिस्से। सबसे ऊपर जो ये हरा वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये है भाबर और तराई क्षेत्र। ये हिमालय के बिल्कुल पास वाला थोड़ा पथरीला इलाका है। ओके, और बीच का ये जो सबसे बड़ा पीला हिस्सा है, ये है मध्य का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा यही है। और सबसे नीचे दक्षिण में ये जो लाल हिस्सा दिख रहा है, ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसे हम आम भाषा में बुंदेलखंड भी कहते हैं। यहाँ की जमीन पठारी और पहाड़ी है। तो यहाँ से एक सीधा सवाल बन सकता है कि यूपी का सबसे बड़ा मृदा क्षेत्र कौन सा है? बिल्कुल, और जवाब होगा मध्य का मैदानी क्षेत्र। चलिए तो अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं भाबर और तराई को। इनमें क्या अंतर है? देखिए, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, भाबर में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। अच्छा, तो ये तो खेती के लिए अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ नदियां इन पत्थरों की नीचे से बहने लगती हैं। मतलब गायब हो जाती है? गायब हो जाती हैं। हाँ, एक तरह से विलुप्त हो जाती हैं। और फिर भाबर के ठीक नीचे शुरू होता है तराई का इलाका। और ये दलदली होता है ना? जी, ये दलदली इलाका है। यहाँ मिट्टी महीन होती है और जो नदियां भाबर में गायब हुई थी वो यहाँ वापस सतह पर दिखने लगती हैं। तो यहाँ खेती अच्छी होती होगी? बहुत अच्छी, खासकर गन्ना, धान और जूट की खेती के लिए ये बेस्ट है। तो याद रखने के लिए बस इतना काफी है। भाबर मतलब पत्थर और नदियां गायब, और तराई मतलब दलदल और नदियां वापस। एग्जैक्टली। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। मध्य का मैदानी क्षेत्र। हाँ, यानी जलोढ़ मृदा या अलुवियल सॉइल। ये प्रदेश के सबसे ज्यादा हिस्से में फैली है। जी, गंगा यमुना का दोआब कहते हैं इसे। इस मिट्टी की खासियत क्या है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें 2 चीजें ज्यादा होती हैं, पोटैश और चूना। और 3 चीजों की कमी होती है जो बहुत जरूरी है याद रखना। कौन सी 3 चीजें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये कमी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है। जी, और इसका एक और नाम है, इसे कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ओके, अब इसी जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, खादर और बांगर। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। तो इसे क्लियर करते हैं। चित्र में नदी के बिल्कुल पास वाली जो हरी जमीन दिख रही है वो खादर है। बिल्कुल, यहाँ हर साल बाढ़ का पानी आता है, जिससे मिट्टी की एक नई परत जम जाती है। अच्छा, तो इसीलिए इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं, क्योंकि ये हर साल नई हो जाती है। सही पकड़ा। और नई होने की वजह से ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो फिर बांगर क्या है? बांगर नदी से दूर का ऊंचा इलाका है, सूखी जमीन जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। मतलब ये पुरानी जलोढ़ हुई? जी, और क्योंकि ये पुरानी है, ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होती है। इसमें कभी कभी कंकड़ में मिलते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक देखते हैं। हाँ, ये बहुत काम आएगी। देखिए, खादर शब्द सुनने में खाद जैसा लगता है। सही है। और जैसे खेत में खाद डालने से मिट्टी नई और उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही खादर मिट्टी नई और उपजाऊ होती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और दूसरा शब्द है बांगर। ये सुनने में बंजर जैसा लगता है। हाँ, मिलता जुलता है। तो जैसे कोई पुरानी चीज बेकार या बंजर जैसी हो जाती है, वैसे ही बांगर मिट्टी पुरानी और कम उपजाऊ होती है। बस ये 2 शब्द याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। खादर इज इक्वल टू खाद और बांगर इज इक्वल टू बंजर। सिंपल। चलिए अब कुछ और क्षेत्रीय मिट्टियों को मैप पर देखते हैं। एक नाम आता है भूड़। ये क्या है? भूड़ असल में नदियों के किनारे जो 10-20 फीट ऊंचे रेतीले टीले बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं। अच्छा, रेत के टीले। और एक नाम मैंने सुना है भाट। हाँ, भाट मिट्टी गोरखपुर के आसपास मिलती है। इसमें चूने की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। और ये किस फसल के लिए अच्छी है? ये गन्ने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब एक समस्या वाली मिट्टी देखते हैं,
लवणीय व क्षारीय मृदा। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। इसके स्थानीय नाम क्या है? इसे और क्या कहते हैं? इसे रेह, कलर या ऊसर भी कहते हैं। ऊसर नाम सबसे कॉमन है। और ये बनती कैसे है? मतलब जमीन ऊसर क्यों हो जाती है? इसका मुख्य कारण है बहुत ज्यादा सिंचाई और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। मतलब इंसानी गलतियों से? ज्यादातर। इससे जमीन खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट, इसका उपचार क्या है? एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसका उपचार है जिप्सम। इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ऊसर भूमि के सुधार के लिए किसका प्रयोग होता है? और उत्तर है जिप्सम। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं यूपी के दक्षिणी हिस्से की तरफ, यानी बुंदेलखंड। जी, पठारी क्षेत्र। यहाँ की मिट्टी की क्या खासियत है? यहाँ की मिट्टी असल में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है। और फसलें कौन सी होती हैं यहाँ? ये मिट्टी दलहन जैसे चना, अरहर और तिलहन के लिए प्रसिद्ध है। यानी दालें और तेल वाले बीज। जी, मुख्य रूप से ये झांसी, जालौन, हमीरपुर जैसे जिलों में मिलती है। अच्छा, बुंदेलखंड में भी मुख्य रूप से 4 तरह की मिट्टी मिलती है ना? हाँ, और उन्हें हम एक ट्रिक से याद करेंगे। पहले चारों के नाम बताइए। पहली है मार, जो काली मिट्टी जैसी चिपचिपी होती है। दूसरी है काबर, ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, खेती करना कठिन होता है। ओके, मार और काबर। और बाकी 2? तीसरी है पड़वा, ये हल्की लाल मिट्टी है। और चौथी है राकर, जो कि पथरीली मिट्टी है। तो ये 4 नाम है, मार, काबर, पड़वा और राकर। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है MKPR। MKPR, ये कैसे काम करती है? देखिए, M से मार, K से काबर, ये दोनों काली मिट्टी के प्रकार हैं। MK, मार और काबर, काली मिट्टी, ठीक है। और P से पड़वा, R से राकर, ये दोनों लाल मिट्टी के प्रकार हैं। अच्छा, तो याद रखने वाली लाइन क्या हुई? MK काला है, PR लाल है। बहुत बढ़िया। MKPR, MK काला, PR लाल, इससे चारों मिट्टियां याद रहेंगी। जी। 2 और छोटी क्षेत्रीय मिट्टियां हैं, विंध्यन और अरावली। इनके बारे में भी बता दीजिए। विंध्यन मृदा जैसा नाम से ही साफ है, विंध्य क्षेत्र में, मतलब मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलती है। इसका रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। और अरावली? वो अरावली रेंज के पास, मतलब आगरा के आसपास मिलती है। इसका रंग भी लाल ही होता है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोशन। मिट्टी का कटाव, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में ये कितने तरीकों से होता है? मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है जलीय अपरदन, यानी पानी से होने वाला कटाव। इसका कोई खास उदाहरण? हाँ, चंबल नदी इटावा जिले में बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। इसे बीहड़ भी कहते हैं। अच्छा, ये वही चंबल की बीहड़ है? जी हाँ, ये वही है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है वायु अपरदन, तेज हवा से होने वाला कटाव। ये कहाँ ज्यादा होता है? ये गर्मियों में, खास तौर पे मथुरा और आगरा जैसे इलाकों में ज्यादा होता है, जहाँ जमीन थोड़ी रेतीली है। इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल आता है परत अपरदन या शीट इरोजन के बारे में। इसे किसान की मौत क्यों कहते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे किसान की मौत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसान को पता ही नहीं चलता और उसके खेत की सबसे उपजाऊ जो ऊपरी परत होती है, वो बारिश के पानी के साथ धीरे धीरे बह जाती है। अच्छा, तो ये एक साइलेंट किलन की तरह है। बिल्कुल, खेत की जान निकल जाती है और किसान को पता भी नहीं चलता। पैदावार घटती जाती है और आखिर में जमीन बंजर हो जाती है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, किसान की मौत किसे कहते हैं? उत्तर है परत अपरदन। जी। चलिए एक बार 2 मिनट में सब कुछ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। पहला पॉइंट, यूपी की मिट्टी के 3 मुख्य भाग हैं, भाबर तराई, मैदानी और पठारी यानी बुंदेलखंड। सही। दूसरा, मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी है जिसके 2 प्रकार हैं, खादर जो नई और उपजाऊ है और बांगर जो पुरानी और कम उपजाऊ है। एकदम ठीक। तीसरा, बुंदेलखंड की 4 मुख्य मिट्टियां हैं, मार, काबर, पड़वा, राकर। और ट्रिक है MKPR। MK काला है, PR लाल है। बहुत अच्छे। चौथा पॉइंट, ऊसर जमीन का इलाज जिप्सम से होता है। जी। और 5वां और आखिरी पॉइंट, परत अपरदन को किसान की मौत कहते हैं। परफेक्ट रिकैप। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक बेस्ड और एग्जाम फोकस टॉपिक्स आने वाले हैं। कमेंट में ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।